हेलो एवरीवन, वेरी वार्म एंड वेरी चेयरफुल वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं हूँ यशस्वी व्यास फ्रॉम रेजोनेंस प्री मेडिकल डिपार्टमेंट। तो आज बच्चों हम स्टार्ट करने वाले हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि अलैंगिक जनन का एक विधि यानी कि एक मेथड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जिसको कि हम हिंदी में बोलते हैं कायिक प्रवर्धन। लास्ट लेक्चर जो हमारा था इस चैप्टर का, उसमें हमने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की यानी कि अलैंगिक जनन की कुछ विधियों के बारे में डिस्कशन किया था, जैसे कि बड़े मुकुलन, द्विखंडन, बहुखंडन, इस टाइप की कुछ विधियों, फिजन, फ्रेगमेंटेशन, पुनरुद्भवन, बीजाणुभवन, इस टाइप की जो कुछ विधियां थी उन पे हमने स्टडी की थी। आज हम बात करने वाले हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की। तो देखिए बच्चों, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अपने आप में एक बड़ा मेथड है, या फिर आप कह सकते हैं बड़ी विधि है, जो कि अलैंगिक जनन की ही एक कैटेगरी में आता है। क्यों? क्योंकि इसमें हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि अलैंगिक जनन एक ऐसी विधि है जिसमें केवल हम एक पेरेंट से ही नई प्रोगेनी, नए ऑफस्प्रिंग यानी कि नई संतति का उत्पादन कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी क्या होता है, यहाँ पर भी दो पेरेंट्स की यानी कि दो जनक की ज़रूरत नहीं होती है, एक ही जनक के से काम चल जाता है और संतति का निर्माण हो जाता है। तो देखिए एनसीईआरटी ने ये कुछ डायग्राम्स दे रखे हैं जिसमें बता रखा है कि वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हम किस में पढ़ते हैं? प्लांट्स में ही पढ़ते हैं, पादपों में कायिक प्रवर्धन, इसकी ये हेडिंग होती है। तो हम दे रखा है, जैसे कि मान लीजिए आलू है, आलू की आंख है, राइट, आलू की आंख है, आलू की आंख है, अदरक की ये कलिका है, पर्व संधियां हैं, अपस्थानिक मूल है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा बच्चों? आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, पादपों का नाम दे देंगे और आपसे पूछेंगे कि इनके अंदर वो कौन से कायिक प्रवर्धित पार्ट है यानी कि वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स हैं जिनके द्वारा नई संतति का उत्पादन होता है। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले इसकी थ्योरी पार्ट कवर कर लेते हैं, उसके बाद में हम इन सभी के ऊपर आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक हमें उस दिन लास्ट लेक्चर में हमने देख लिया था। स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से। हम देखिए, पुष्पीय पादपों में कायिक प्रवर्धन क्या बोला जाता है इसे इंग्लिश में? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, राइट, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं बच्चों। पहले मैं आपको इनके बारे में बता देती हूँ, देन उसके बाद में मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसकी जो नीचे की लाइन है, इसी से क्वेश्चन बन के आ जाता है कि आलू के अंदर वो कौन सा पार्ट है जो कि कायिक प्रवर्धित संरचना है, यानी कि जिस पार्ट के द्वारा कायिक प्रवर्धन के द्वारा क्या बनता है, संतति का निर्माण होता है। तो देखिए यहाँ पर आलू की क्या होती है? आंख। तो छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, आप कह सकते हैं छोटे छोटे से छिद्र जो होते हैं। अदरक का प्रकंद है। अगेव का भी काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अगेव का बुलबिल। ब्रायोफाइलम लीफ की पर्ण कलिका है, पत्ती से ही, यानी कि आप ब्रायोफिलम की जो लीफ है उसकी पत्ती को अगर आप जमीन के नीचे दबा दो, उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन दो, आप सनलाइट दो, उसको पानी दो, तो थोड़े टाइम बाद नया प्लांट बना लेती है, केवल एक वो पत्ती। तो इसलिए ये भी क्या मानी जाती है? कायिक प्रवर्धित संरचना। आगे देखिए, जल हाइसिंथ, वाटर हाइसिंथ की भूस्तारिका। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, काफी बार पूछा जाता है। ये जो पैराग्राफ बच्चों दिया हुआ है आपको, ये पैराग्राफ भी इम्पोर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। अभी 2022 में पूछा गया था, ठीक है। तो चलिए देखिए, फंजाई जगत के सदस्य तथा साधारण पादप जैसे शैवाल जैसे अलैंगिक जननीय संरचनाओं द्वारा जनन करते हैं। चित्र 1.3 जो पहले दिया हुआ है, देखिए 1.3, ये वाली लाइन आपकी रह गई थी तो मैं बता देती हूँ। 1.3 में देखिए, ये जो मैंने आपको उस दिन बताया था, ये वही वाला डायग्राम
का एक्सप्लेनेशन यहाँ तक दे रखा है, ठीक है, यहाँ तक दे रखा है। आगे बात करते हैं, इन संरचनाओं में अत्यंत ही सामान्य संरचनाएं अलैंगिक चल बीजाणु यानी कि ज़ूस्पोर्स होते हैं। सामान्यतया सूक्ष्मदर्शी चलनशील संरचनाएं होती है, कौन सी? चल बीजाणु यानी कि ज़ूस्पोर्स। उसके बाद में आते हैं अलैंगिक संरचना, जैसे कि कॉनिडिया। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, अगेन क्या क्या पूछा जाता है देख लीजिए। आपसे पूछा जाएगा कि पेनिसिलियम में जो जनन अलैंगिक जनन संरचना है वो कौन सी है, तो आपको बताना होगा कि कॉनिडिया होती है। हाइड्रा में कौन सी होती है? हाइड्रा में होती है कलिका, बड। और स्पंज में कौन सी होती है? जेम्यूल। तो ये सारी स्ट्रक्चर जो कायिक प्रवर्धित संरचना है वो आपको याद होनी चाहिए। आगे देखिए, यहाँ पे इंट्रोडक्शन दे रखा है, कक्षा 11th में आप पढ़ते हैं इनके बारे में थोड़ा बहुत। हम वहाँ पर ये कायिक संरचना के बारे में देखिए। आगे देखिए, ये क्लोन वगैरह मैंने आपको बता ही दिया लास्ट लेक्चर में। आगे बढ़ते हैं, देखिए। जबकि जंतुओं तथा अन्य साधारण जीवों में अलैंगिक शब्द का प्रयोग स्पष्ट रूप से तथा पादपों में इस शब्द का प्रयोग निरंतर किया जाता है। पादपों में कायिक प्रवर्धन की इकाई कौन सी होती है? अगेन ये जो आपका पैराग्राफ है, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। देखिए इसमें क्या बोला गया है, जैसे उपस्थारी, प्रकंद, सरकंद, शकरकंद, बल्ब, भूस्तरी। भूस्तरी का पूछा जाता है अभी नीट 22 में, नीट 2022 में इससे क्वेश्चन आया है भूस्तरी से। डायरेक्टली पूछा गया है कि ऑफसेट किसके बारे में, किस ऑफसेट जो है, ऑफसेट के अंदर कौन सी कायिक प्रवर्धित संरचना होती है। सभी नई संतति को पैदा करने का सामर्थ्य रखते हैं। ये संरचनाएं कायिक प्रवर्ध प्रोपेग्यूल कहलाती है। अभी जो इतनी देर से मैं आपको बता रही थी कि कायिक प्रवर्धित संरचना आप किसको बोलेंगे? जिसके के द्वारा नई संतति का निर्माण होता है। इन संरचनाओं के निर्माण में दो जनक भाग नहीं लेते, यानी कि यहाँ पे दो जनकों की आवश्यकता नहीं होती है, अतः अलैंगिक जनन ही होगा। कुछ जीवों में यदि शरीर अनेक टुकड़ों में विभक्त हो जाता है और प्रत्येक टुकड़ा भाग वृद्धि करके नए जीव को विकसित करता है जो संतति उत्पन्न करने में सक्षम होता है। उदाहरण क्या है? हाइड्रा। यह अलैंगिक जनन की एक विधि है, इसे पुनरुद्भवन यानी कि रीजनरेशन, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है बच्चों? रीजनरेशन। यानी कि रीजनरेशन का मतलब है अगर आप हाइड्रा के कई सारे टुकड़े कर दो तो हर एक पार्ट एक नया हाइड्रा बना लेता है। जैसे कि आपने हाइड्रा के 3 टुकड़े कर दिए तो 3 टुकड़े क्या करेंगे? 3 नए हाइड्रा बना लेते हैं। क्लियर है इतनी बात? आगे देखिए, यहाँ पर आपने निश्चित तौर पर जलाशयों की महाविपत्ति यानी कि वाटर हाइसेंथ, अगेन इस पर क्वेश्चन आता है, अथवा इसको क्या बोला जाता है? बंगाल का आतंक, आइकॉर्निया, है ना? इसका और क्या बोला जाता है? आइकॉर्निया। आइकॉर्निया के बारे में अवश्य सुना होगा। यह कुछ भी नहीं बल्कि जलीय पादप वाटर हाइसेंथ है, जो ठहरे जल में सर्वाधिक वृद्धि करने वाला खरपतवार है। ये जो है ये ऐसा है जो कि यहाँ का, हमारे इंडिया का नहीं है, ये बाहर से आया है। और सर्वाधिक ये खरपतवार ठहरे जल में यानी कि जो स्टैग्नेंट वाटर होता है, रुका हुआ जल, ठहरे जल में बहुत अधिक वृद्धि करता है, इसलिए इसको सर्वाधिक वृद्धि करने वाला खरपतवार कहा गया है। बट इसने बहुत सारे नुकसान किए। क्या? देखिए, यह जल से ऑक्सीजन खींच लेता है, यानी कि इसको बंगाल का आतंक क्यों कहा गया? क्यों? क्योंकि ये जल से ऑक्सीजन को खींच लेता है, जिससे जो वहाँ की जो मछलियाँ हैं उनके पास में बच्चों ऑक्सीजन नहीं बच पाती। अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगी तो मछलियाँ तो वहाँ की मर जाएंगी। आप इसके बारे में और अधिक अध्याय
चैप्टर 13 और चैप्टर 14 में हम पढ़ते हैं। आगे देखिए इसके बाद में ये इस पादप का भारतवर्ष में आगमन मात्र, इसको सबसे पहले क्वेश्चन है कि इसको इंडिया में लाए क्यों थे। तो इसको हमारे भारत में इसलिए लाए थे क्योंकि इसके पास में सुंदर आकार के पुष्प और पत्तियां होती है, उस कारण इनको यहाँ पर लाया गया था। यद्यपि यह कायिक प्रवर्धन द्रुत गति से कर सकता है और अल्प समय में ही संपूर्ण जलाशय पर यह फैल जाता है पूरी, यानी कि इतनी हाईएस्ट ग्रोथ करता है, इतनी जल्दी तरीके से ही अपनी वृद्धि कर लेता है, अपने आप से जलाशय को ढक लेता है और इससे छुटकारा पाना बहुत ही कठिन होता है। आगे देखिए, नेक्स्ट है, ये पूछ रखा है क्वेश्चन, क्या आपने आलू के कंद पर स्थित कली का निकलता हुआ देखा है? जब आप ध्यानपूर्वक उपयुक्त सूचीबद्ध पादपों में से विकसित पादप यानी कि प्लांटलेट की उत्पत्ति का आप स्थानों का निर्धारण करने का प्रयत्न करते हैं तो आप पाएंगे कि यह अधिकतर इन पादपों के रूपांतरित स्तंभों में उपस्थित पर्व संध्या क्या होती है? पर्व संध्या, जिनको क्या बोला जाता है? नोड्स। नोड्स का मीनिंग क्या होता है? ये कोई प्लांट है, ठीक है, ये कोई प्लांट है, अब जहाँ से लीफ निकलती है उसी स्थान को क्या बोला जाता है? उसी स्थान को बोला जाता है नोड। क्लियर है इतनी बात? यह पर्व संध्या नमी युक्त मृदा अथवा जल के संपर्क में आती है, तब इनके मूल यानी कि रूट्स नए पादप में उत्पन्न हो जाते हैं। मैंने आपको यही बताया था अभी, ठीक है। इसी प्रकार से पत्थर चट्टा यानी कि ब्रायोफिल्म के, जब मैंने आपको अभी बताया था कि इसको अगर आप रूट के नीचे दबा दो तो प्रॉपर एटमॉस्फेयर मिलने के कारण ये नया पादप बना लेती है। कि पत्तियों में कटे किनारों से अब स्थानिक एडवेंटिशियस कलिकाएं उत्पन्न होती है। माली रोग तथा किसान पादपों की इस गुण सामर्थ्य का पूर्ण लाभ उठाते हुए ऐसे पादपों का बड़े पैमाने पर क्या करते हैं? प्रवर्धन करते हैं, ताकि क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा दिक्कत की जरूरत होती नहीं है, जो नोड है वहीं से नया प्लांट बन जाता है। आगे देखिए, यहाँ पे दे रखा है ध्यान देने योग्य रोचक बात यह है कि अपेक्षाकृत साधारण जीवों में अलैंगिक जनन की सामान्य विधि है, जैसे कि शैवाल तथा फंजाई। ये प्रतिकूल परिस्थितियों के आरंभन से पहले जनन की लैंगिक क्रिया की ओर बढ़ने लगते हैं। ठीक है, शैवाल और फंजाई की बात चल रही है यहाँ पे। ये पता करें कि लैंगिक जनन प्रतिकूल परिस्थितियों में किस प्रकार से सहायता करता है। तो देखिए, आपने दो विधियां पढ़ी है अभी, एक तो अलैंगिक कायिक और अभी आगे आप पढ़ेंगे लैंगिक द्वारा जनन भी देखा गया है। दूसरी ओर अधिकांश जंतुओं में जनन की केवल लैंगिक विधि ही होती है, जो मोस्टली जो है उनमें लैंगिक विधि ही देखी जाती है। देखिए, लैंगिक जनन स्टार्ट हो चुका है। लैंगिक जनन बच्चों, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। तो ओवरऑल जो हमारा यहाँ का जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन था वो कंप्लीट हो चुका है। इसमें हमने पहले देख लिया इंट्रोडक्शन कि सबसे पहले मैंने आपको बताया था इसके अंदर कि असेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों के बीच में अंतर देखा था हमने कि असेक्सुअल क्या होते हैं जिसमें केवल एक जनक की जरूरत पड़ती है, और लैंगिक जिसमें दोनों जनकों की आवश्यकता होती है। अब वो लैंगिक जनन होता है उसमें एक ही जनक के होने के कारण वहाँ पे किसी प्रकार की कोई विभिन्नता नहीं आती है, यानी कि जो संतति बनती है वो अपने पेरेंट्स से यानी कि जनक से हूबहू समान होती है, आनुवांशिक और आकारिकी रूप से समान होती है, और इसीलिए उनसे बनी संतति को क्या बोला जाता है? क्लोन कहा जाता है। राइट। लैंगिक जनन में हमने देखा था, मतलब हम देखेंगे डिटेल में, जो लैंगिक जनन होता है इसमें नर तथा मादा दोनों के युग्मक मिलते हैं और दोनों के युग्मक एक दूसरे से मिलते हैं, जिस प्रोसेस को निषेचन कहा जाता है। परिणाम स्वरूप जायगोट यानी कि युग्मनज का निर्माण होता है। अब यहाँ पे दोनों गैमेट्स यानी कि युग्मक अलग अलग
एक दूसरे से निषेचित होते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर वेरिएशंस यानी कि विभिन्नताएं आती है, जबकि वहाँ पर विभिन्नताएं नहीं आती है। एक डिफरेंस और बताती हूँ आपको। यहाँ पे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में माइटोसिस से देखा जाता है मोस्टली, जबकि वहाँ पर सेक्सुअल यानी कि लैंगिक जनन में माइटोसिस और मियोसिस दोनों देखा जाता है। क्लियर इतनी बात। अलैंगिक जनन फास्ट होता है जल्दी जल्दी, जबकि जो लैंगिक जनन होता है वो धीरे धीरे स्लो तरीके से मूव करता है। हमने एग्जाम्पल आपको बता ही दिए थे सारे, ये हमने जो सारी गायिक प्रवर्धित संरचनाएं देखी, हाइड्रा में, अमीबा में, प्लेनेरिया में, ईस्ट में, इन सभी में अलैंगिक जनन होता है। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेनली किस में देखा जाता है, वो हायर ऑर्गेनिज्म में देखा जाता है। मैंने आपको अलैंगिक जनन की कुछ विधियां बताई थी, जैसे कि बडिंग है, मुकुलन है, फ्रेगमेंटेशन है, एक मैंने आपको बताया था द्विखंडन जिसमें बाइनरी फिजन बताया था मैंने आपको, अमीबा 1 से 2 में बना लेता है, ठीक है। एक चीज़ मैंने आपको बताई थी इसमें स्टार्टिंग में, लाइफ स्पान है ना, लाइफ स्पान हमने देखा था। लाइफ स्पान का मतलब क्या होता है, जीवन अवधि। जीवन अवधि प्राकृतिक जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक के बीच की जो अवधि होती है उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है जो है जीवन अवधि। अब वो डिपेंड करती है ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, सभी में एक समान नहीं होती, और ना ही जीवन अवधि ऑर्गेनिज्म के जीव के आकार पर निर्भर करती है। जैसे कि कौवा और पैरट दोनों का साइज जो है सेम है, बट दोनों का जो लाइफ स्पान है, जीवन अवधि दोनों की अलग अलग है, ठीक है। इसी तरीके से हमने देखा था, हमने आपको बताया था कि जो जीव दुनिया में आया है उस जीव को कभी ना कभी मरना होगा, बट एक्सेप्शन बताया था आपको हमने, अपवाद बताया था हमने आपको एक कोशिकीय जीव, जैसे कि हमने आपको बताया था अमीबा इमॉर्टल है यानी कि अमर है। क्यों? क्योंकि एक अमीबा डिवाइड करता है, और यानी कि आप कह सकते हैं कि जो इनमें माइटोसिस होता है, कोशिका विभाजन में भी क्या होता है, माइटोसिस में एक सेल 2 में डिवाइड करती है, ठीक है, ये आपने 11th में पढ़ा है। और यहाँ पर भी क्या होता है, एक अमीबा 2 डॉटर अमीबा बना ले रहा है, तो उस पहला वाला तो खत्म हुआ ही नहीं, क्योंकि वही डिवाइड कर करके आगे बना रहा है। इसी तरीके से हमने बडिंग देखा था, हाइड्रा में छोटी सी कलिका निकलेगी, वो डेवलप होगी, और फाइनली वो उसके बाद में अपने पेरेंट्स से अलग हो जाएगी। पुनरुद्भव हमने देखा, वही उसके छोटे छोटे पीसेस हो जाएंगे और नया हाइड्रा बना लेंगे। ईस्ट में हमने देखा था एक्सोजिनस बडिंग होती है, असमान मुकुलन होता है, बॉडी के बाहर से होता है, ठीक है। तो इस तरीके की आज हमने कायिक प्रवर्धन देखा, जिसमें कि कई सारे कायिक प्रवर्धित संरचनाएं होती है, वो आपको देखनी पड़ेगी, याद करनी पड़ेगी। ओवरऑल असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो नेक्स्ट लेक्चर उसमें हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। सो थैंक यू एवरीवन, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।